नमस्कार, बेबाक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। बेबाक में आज तीन अलग अलग मसले जो कि हिंदुस्तान की सियासत में भी गरमाए हुए हैं और हिंदुस्तान के आम नागरिकों से भी जिन तीन मसलों का सरोकार है, वो तीन मसले आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। हम सबसे पहले आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर उत्तराखंड में जो सियासी घमासान, सियासी उथल पुथल जो है, उसकी वजह क्या है। साथ ही साथ दिल्ली में की बात करेंगे। बाटला हाउस एनकाउंटर पर अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर होती नजर आ रही है और ये कह रही कि माफी कब मांगेंगे आप। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे। सरकार की तरफ से एक आंकड़ा लोकसभा में जारी किया गया और यह बताया गया कि आखिर एनकाउंटर किस हद तक कम हुए हैं और अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद हालात क्या हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। बेबाक की पहली रिपोर्ट त्रिवेंद्र सिंह रावत से जुड़ी हुई। किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से समझिए कि आखिर रावत साहब को मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों छोड़नी पड़ी, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, समझिए जरा। करवट लेती सियासत और सियासी करवट में नंबर था देवभूमि उत्तराखंड का, जहां बीते 24 घंटे में कुछ ऐसा माहौल बना कि उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इस इस्तीफे की सुगबुगाहट भी बीते कई दिनों से उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में चल रही थी। और इसी सुगबुगाहट के बीच शाम 4 बजे के आसपास त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीते 24 घंटे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का दिल्ली तलब किया जाना, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करना और फिर वापस देहरादून पहुंच जाना मायने साफ थे। लेकिन सभी की दिलचस्पी थी कि आखिर आगे होगा क्या। लेकिन आगे जो हुआ वो ठीक घड़ी की सुई के 4 बजाते ही देश के सामने था। इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं। 4 सालों से पार्टी ने मुझे सीएम के रूप में सेवा का मौका दिया। मैं सोच नहीं सकता था कि मैं कभी सीएम बन सकता हूं, लेकिन बीजेपी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पार्टी ने मुझे 4 साल तक इस राज्य की सेवा करने का सुनहरा मौका दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा। पार्टी ने अब फैसला लिया है कि सीएम के रूप में सेवा करने का अवसर अब किसी और को दिया जाए। पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का मौका दिया। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूं कि मेरे जीवन का एक स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वो सब गिनाया जो उन्होंने बीते 4 सालों में किया। लेकिन सबको इंतजार इस बात का था कि आखिर उत्तराखंड के सीएम पद की कमान किसके हाथों में होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिवेंद्र रावत किसका नाम ले सकते हैं। इन तमाम कयासों के बीच रावत ने यह बताया कि कल यानी बुधवार सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और उसी में इस बात का फैसला होगा। खैर, उत्तराखंड में राजनीति हमेशा से ही अस्थिर रही है। बीते 20 सालों में अगर एनडी तिवारी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी अपना कार्यकाल 5 साल तक नहीं पूरा किया। लगा था कि सीएम त्रिवेंद्र रावत अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, लेकिन 4 साल में 9 दिन कम सीएम रहे रावत ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया और वजह पूछे जाने पर सिर्फ यही कहा कि इस सवाल का जवाब आपको दिल्ली में ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को आखिरकार राज्यपाल से मिलकर इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा
और अब वहां पर सियासी घमासान दूसरे तरीके से देखने को मिल रहा है। लेकिन हर किसी की जुबान पर यह है कि 4 साल के कार्यकाल को आखिर क्यों नकार दिया गया, चूंकि अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड की जनता पसंद नहीं कर रही थी? क्या यही वजह है कि उन्हें पद से हटाया गया? देखिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे की वजह पूछने पर त्रिवेंद्र ने दो टूक कहा कि इसका कारण जानने के लिए मीडिया को दिल्ली जाना पड़ेगा। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसे त्रिवेंद्र सिंह रावत बताना नहीं चाहते और हाई कमान मुंह खोलने को तैयार नहीं। सियासी गलियारों से निकलकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। सार्वजनिक तौर पर न सही, लेकिन मंत्री और विधायक समय समय पर अपनी नाराजगी हाईकमान तक पहुंचाते रहे हैं। वही माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी विधायकों की नाराजगी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भारी पड़ गई। मौजूदा विधानसभा के बजट सेशन में कैसरेड को कमिश्नरी बनाने का फैसला जिस तरह किया गया उससे बीजेपी विधायकों में नाराजगी दिखी और भीतर खाने पार्टी के नेताओं ने उस फैसले का विरोध भी किया। वहीं इससे पहले भी बिना चर्चा के और विश्वास में लिए बिना ऐसे कई फैसले हुए जिन्हें कैबिनेट मंत्रियों ने भी स्वीकार नहीं किया था। एक तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि सीएम त्रिवेंद्र की कार्यशैली सवालों के घेरे में रही और जब अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं तो ऐसे में बीजेपी त्रिवेंद्र के चेहरे को लेकर आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं लग रही थी। वहीं त्रिवेंद्र सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट के सभी 12 पदों को नहीं भरा, 2 मंत्री पद खाली हैं और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार कवायद जारी रहने के बावजूद इन पर कोई फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में कई मामलों में भी उनकी ये कार्यशैली रही। वहीं उत्तराखंड में मौजूदा विधानसभा सीटों का समीकरण जाने तो बीजेपी के पास 56 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 11, निर्दलीय के खाते में 2 सीटें हैं। इसके साथ ही 1 सीट खाली है। वहीं बात करें बहुमत की तो किसी भी दल को 36 सीटें चाहिए, क्योंकि प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों का आंकड़ा 70 है। बहरहाल उत्तराखंड में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। ऐसे में बीजेपी बुधवार को विधायक दल की बैठक में नए सीएम का ऐलान करेगी। वहीं सीएम की रेस में 5 दिग्गजों के नाम आगे चल रहे हैं, जिनमें से किसी एक के नाम पर विचार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जब कोई एक शख्स किसी पद से हटता है तो उसके बाद उस कुर्सी पर काबिज होने के लिए कई कद्दावर चेहरे सामने आ जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है इस वक्त और कुछ ऐसे नाम हैं जो उस कुर्सी के दावेदार हैं। जरा सिलसिलेवार ढंग से देखिए कि कौन कौन से ऐसे दावेदार हैं जो इस कुर्सी पर ताल ठोक रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी में 4 दिन के सियासी घमासान के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 बजे राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। अब राज्य में नए मुख्यमंत्री के चयन की तैयारी तेज हो गई है। राज्य के पर्यवेक्षक रमन सिंह और दुष्यंत गौतम राजधानी देहरादून में जमे हुए हैं। सीएम के इस्तीफा देने के बाद पर्यवेक्षकों की देखरेख में विधायक दल की बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के पद छोड़ने के साथ ही इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आइए संभावनाओं को अगर टटोलें तो धन सिंह रावत। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद उत्तराखंड की कुर्सी के सबसे प्रमुख दावेदारों में धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे है। त्रिवेंद्र कैबिनेट में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का करीबी माना जाता है। इसके साथ ही उन्हें संघ का आशीर्वाद भी हासिल है। वहीं जमीनी नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले धन सिंह रावत बीजेपी को इस वजह से भी मुफीद है क्योंकि राज्य में अगले साल ही चुनाव होने हैं। इसके साथ ही उनके नाम पर सीएम त्रिवेंद्र को भी सहमति देने में आसानी होगी, जो धन सिंह के पक्ष में जा रहा है। हालांकि दूसरे दावेदार भी हैं। सतपाल महाराज। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह लेने के लिए जो दूसरा नाम खूब चर्चा में है वो है सतपाल महाराज का। सतपाल महाराज एक धर्मगुरु हैं और एक विशेष वर्ग में उनकी अच्छी पकड़ है। 2016 में यही मार्च का महीना था जब हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश हुई थी और कांग्रेस के कई विधायकों ने बगावत कर दी थी। उस समय सतपाल महाराज कांग्रेस में थे और उनकी पत्नी अमृता रावत विधायक थीं। अनिल बलूनी। धन सिंह रावत और सतपाल महाराज के साथ एक और नाम चर्चा में है, वो है
अनिल बलूनी का। बलूनी इस समय उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। अनिल बलूनी की खासियत यह है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पसंद करते हैं, जो दूसरे दावेदारों पर भारी पड़ सकता है। राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी निभा रहे बलूनी को पार्टी अब तक राज्य की राजनीति से अलग केंद्रीय भूमिका में अधिक जिम्मेदारी देती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ में उनका नाम भी तेजी से बना हुआ है। अजय भट्ट, नैनीताल से सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का नाम भी इस तरह से रेस में सामने आ रहा है। अजय भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लोकसभा चुनाव में पटखनी दी थी, जिससे उनका कद बड़ा हुआ। रमेश पोखरियाल निशंक, अगर पार्टी राज्य के विधायकों के अलावा दूसरे नेता को सीएम की कुर्सी पर बिठाना चाह रही होगी तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी आ सकता है। संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले निशंक पहले भी राज्य की कमान संभाल चुके हैं। बहरहाल उत्तराखंड के नए सीएम का नाम बुधवार को होने वाली विधायक दल की बैठक के बाद ही पता चलेगा, जब नया सीएम चुना जाएगा। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बेबाक में अब अगली रिपोर्ट से हम आपको रूबरू कराएंगे और आपको उत्तराखंड के बाद दिल्ली लेकर आएंगे और बाटला हाउस एनकाउंटर की बात की जाएगा, जिस एनकाउंटर पर सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए थे। सवाल कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने भी उठाए थे। इस एनकाउंटर को फेक करार दिया गया था। अब चूंकि अदालत का फैसला आ चुका है इस पूरे मामले में, तो भारतीय जनता पार्टी काफी अग्रेसिव है इस पूरे मामले में। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली की कोर्ट ने आरिज खान को दोषी करार दिया है, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया। बीजेपी की ओर से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस आतंकियों का समर्थन करती है। आरिज खान दोषी करार दिया गया है, तो अब सोनिया गांधी आंसू बहा रही हैं या नहीं? कोर्ट ने क्या माना है कल के फैसले में, जिसमें उन्होंने आरिज खान को दोषी पाया है कि भारत की एकता और अखंडता पर हमला था, यह आतंकवाद की घटना थी और लगभग 100 गवाहों की गवाही और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर उन्होंने पूरे इस घटना को सही पाया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में वॉइस सैंपल है, बाकी जो डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब है। आपने सलमान खुर्शीद का वक्तव्य सुना होगा कि सोनिया गांधी को मालूम हुई इस हमले के बारे में और 2 लोग आतंकवादी मारे गए तो आंखों में आंसू उनके आए थे। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई के मामले में कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां आतंकियों के पक्ष में खड़ी हुई हैं और दिल्ली में हुई भीषण आतंकी घटना में पुलिस की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की गई। देश की सुरक्षा और आतंकवाद की लड़ाई के मामले में भी किस तरह से कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्षी पार्टियां आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी हो गईं और दिल्ली के अंतर्गत एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें पूरे पुलिस के हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक ऐसी घटना को क्लोजर मिला जिसने देश की राजनीति को पिछले 22 सालों से प्रभावित किया। देश की सुरक्षा और आतंकवाद के मामले में भी कांग्रेस और दूसरी पार्टियां आतंकियों के समर्थन में खड़ी होती आई हैं। ऐसी कई पार्टियों का मकसद था कि पुलिस को कमजोर करो और वोट बैंक की राजनीति करो। डिजाइन टू वीकन द मोरल ऑफ द दिल्ली पुलिस एंड गिव क्लियर सपोर्ट टू टेररिस्ट एंड देयर डिजाइन। व्हाई? फॉर प्योर वोट बैंक पॉलिटिक्स। सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा था। आपको बता दें कि साल 2008 को दिल्ली में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 39 लोगों की जान गई और 159 लोग घायल हुए, जबकि बाटला हाउस में पुलिस कार्रवाई में 2 आतंकी मारे गए थे और 1 पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हो गए। आपको बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरिज खान को दोषी करार दिया गया है। अब आरिज की सजा का ऐलान 15 मार्च को होगा। 13 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान उर्फ जुनैद को दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में गिरफ्तार किया था। आरिज खान पर 13 सितंबर 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में हुए धमाकों में शामिल होने का आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दिल्ली के बाद अब हिंदुस्तान का सिर यानी कि हम चलेंगे जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में आपको रूबरू कराएंगे कि आखिर अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां पर किस तरीके से एनकाउंटर्स में, आतंकवादी गतिविधि में
कमी आई है। देखिए। नापाक पाकिस्तान हो या चालबाज चीन, भारतीय सेना अपने दुश्मनों को करारा जवाब देना जानती है, हर मोर्चे पर मात देना जानती है, क्योंकि भारतीय सेना में जोश भरने का काम देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी खुद करते हैं। और ये कई बार देखने को भी मिला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के जाबाज जवानों की हौसला अफजाई करने अचानक पहुंच जाते हैं। भारत के मुखिया नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए ही चीन अपनी विस्तारवादी नीति में कामयाब ना हो पाया और उल्टे पैर वापस लौट गया। वहीं वक्त दर वक्त नागरूपी पाकिस्तान के उठते फन को कभी सर्जिकल स्ट्राइक और कभी एयर स्ट्राइक से कुचल दिया गया, तो सरहद पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसनी शुरू भी कर दी गई और हमारे एक सैनिक के बदले 4 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने का सिलसिला जारी हो गया। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए सेना ने एक और पैटर्न अपना लिया है, जिसके तहत हमला होने से पहले ही आतंकवादियों को मार दिया जाए। नतीजा, आतंकी घटनाएं कम होने लगी और आतंकवादियों की मरने की संख्या बढ़ने लगी। भारतीय सेना की इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का हटाना भी माना जा रहा है। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने बताया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में काफी कमी आई है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर में जहां 594 आतंकी घटनाएं हुई थी, वहीं 2020 में 244 आतंकी घटनाएं और 2021 में फरवरी के महीने तक 15 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मार गिराने के आंकड़े की, तो जम्मू कश्मीर में 2019 में 157 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। वहीं 2020 में 221 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया, जबकि 2021 में फरवरी के महीने तक 3 आतंकवादियों का खात्मा हो चुका है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि सरकार ने 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जिनके नाम गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 की पहली अनुसूची में शामिल है। इस दौरान गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत में आतंकवाद काफी हद तक सीमा पार से रची जाती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में मारे गए स्थानीय लोगों की भी जानकारी साझा की। साल 2019 में 39 स्थानीय लोग मारे गए, 2020 में 37 स्थानीय लोग मारे गए, जबकि 2021 में फरवरी के महीने तक 1 स्थानीय मारा गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार कम हो रही आतंकी घटनाओं के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही धरती की जन्नत पर नया सवेरा हुआ है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। अब एक कंपैरिजन हम करके आपको दिखाना चाहते हैं कांग्रेस का वो 10 साल का कार्यकाल जिसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और एनडीए का 6 साल का कार्यकाल जिसमें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी कुर्सी पर काबिज हैं। जरा देखिए कि इन दोनों कार्यकालों में स्थिति जम्मू कश्मीर की क्या थी, आतंकवादी घटनाएं किस तरीके से घट रही थी, जवान किस तरीके से शहीद हो रहे थे और आतंकवादियों को किस तरीके से मारा जा रहा था। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश रचने वाला पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों के जरिए पूरे कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन भारत के सिर का ताज कहे जाने वाले कश्मीर को पूरी तरह से देश का अभिन्न अंग बनाने के लिए मौजूदा मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को घाटी से अनुच्छेद 370 हटा दिया, जिसके बाद नए कश्मीर की नींव रखने की पहल की गई। और यही वजह रही कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आनी शुरू हुई।
आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 यानी जिस दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद कितनी आतंकी घटनाएं हुई और कितने आतंकी मारे गए। हालांकि ये डेटा 9 सितंबर 2020 तक का ही है। इस डेटा के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से लेकर 9 सितंबर 2020 तक इन 402 दिनों में 211 आतंकी घटनाएं हुई थीं, जिसमें 194 आतंकी मारे गए थे। इन घटनाओं में सेना के भी 49 जवान शहीद हुए थे। यानी आतंकी एक जवान को शहीद करते हैं तो सेना बदले में 4 आतंकियों को मारती है। वहीं आपको एक आंकड़ा और दिखाते हैं, जिसके मुताबिक मनमोहन सरकार और मोदी सरकार के कार्यकाल में कितनी आतंकी घटनाएं हुई, इस दौरान कितने आतंकी मारे गए और कितने जवान शहीद हुए। मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में 9,739 आतंकी घटनाएं हुई। मोदी सरकार के 6 साल में 2,302 आतंकी घटनाएं हुई। मनमोहन सरकार में 4,005 आतंकी मारे गए, जबकि मोदी सरकार में 995 आतंकी मारे गए। वहीं मनमोहन सरकार में 1,055 जवान शहीद हुए, जबकि मोदी सरकार में यह आंकड़ा 419 का है। वहीं मनमोहन सरकार में 2,081 आम नागरिकों की मौत हुई, तो मोदी सरकार में 177 आम लोगों की मौत हुई। इसका मतलब यह भी है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में भी 50% से ज्यादा की गिरावट आई है। लेकिन पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ बढ़ी है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और हर नापाक कोशिश को नाकाम कर रही है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारत की खुफिया एजेंसी अपने काम को बखूबी कर रही है, क्योंकि इन एजेंसियों के जरिए मिलने वाले इंटेलिजेंस इनपुट से ही सेना दहशतगर्दों को अपने अंजाम में कामयाब होने से पहले ही नेस्तनाबूद कर देती है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। इसी के साथ बेबाक में आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ, नए मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।